हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम में। मित्रों, मैं आप सभी को हिंदी पढ़ा रहा हूं। हिंदी के अंतर्गत मैंने आप सभी को संधि और प्रत्यय, उपसर्ग, वर्णमाला इन सभी को पढ़ा दिया है। आशा करते हैं ये सभी चैप्टर आपको क्लियर हो गए होंगे और इनसे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छी तरह से आपको समझ में भी आ गए होंगे। आज मैं आप सभी को समास पढ़ाऊंगा। समास समाज के अंतर्गत मैं इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण नियम है वो भी देखूंगा और ये समास कितने प्रकार के होते हैं और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सभी को देखेंगे। समास की अगर हम बात करते हैं, समास जो है ये सम प्लस आस से मिलके बना हुआ है। सम प्लस आस से मिलके बना हुआ है। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त। सम का अर्थ ही होता है संक्षिप्त या संक्षेप, और आस का अर्थ होता है आशय या कथन या शब्द। समास का अर्थ क्या हो जाता है, यानी संक्षिप्त या संक्षेप में जो भी शब्द कहे जाते हैं वही क्या है, समास है। समास का ये शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कोई भी शब्द जो जिसे संक्षेप में कहा जाए, संक्षिप्त रूप से कहा जाए, वही समास हो जाता है। जैसे गंगा का जल। गंगा का जल ये क्या है, समास विग्रह है, लेकिन अगर हम इसे संक्षिप्त रूप में बोलेंगे समासिक रूप में तो ये गंगा जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंगा जल। तो इसमें से जो का विभक्ति है या का जो कारक चिन्ह है ये क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। यानी समास में जो जब समासिक योग करते हैं तो इसमें क्या होता है, विभक्तियां या कारक चिन्ह जो होते हैं ये विलुप्त हो जाते हैं समास के अंतर्गत। तो और इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है संक्षिप्त या संक्षेप में कहना। समास में जो होता है पदों का मेल होता है। समास में किसका योग होता है, पदों का। समास में पदों का मेल होता है। पद किसे कहेंगे, पद जो होता है जैसे कोई भी शब्द, जैसे राम हो गया, आम हो गया, सेब हो गया, ये सभी क्या है, शब्द हैं। लेकिन जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग हम किसी वाक्य में करते हैं तो यही शब्द क्या हो जाते हैं, पद कहलाने लगते हैं। क्या कहलाने लगते हैं, पद। यानी किन्हीं शब्दों का किसी शब्दों का जब प्रयोग हम वाक्य में करते हैं तो वही शब्द पद कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए, राम और आम क्या है, राम और आम सामान्य रूप से शब्द हैं, लेकिन इन्हीं शब्दों का या शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में होता है, कहाँ पे, यानी किन्हीं शब्दों का प्रयोग जब हम किसी वाक्य में करते हैं, जैसे राम, आम, सेब, किताब, ये सब क्या है, शब्द है। एक प्रकार से बोले जाना शब्द है सामान्यतः, लेकिन इन्हीं शब्दों को जब हम किसी वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो यही शब्द क्या हो जाएंगे, पद कहलाने लगेंगे। जैसे पूजा आम खाती है, जैसे क्या है, पूजा आम खाती है, तो पूजा वैसे शब्द था और आम भी शब्द था, लेकिन अगर जब ये क्या हो गए, पूजा आम खाती है एक वाक्य हो गया, तो इसलिए पूजा यहाँ पे पद हो जाएगी और आम भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, पद हो जाएगा। तो समास में जो होता है दो पदों का मेल होता है। अच्छा, संधि में क्या होता था, संधि में पदों का मेल नहीं होता था, पदों के वर्णों का मेल होता था। पदों के प्रथम वर्ण का जो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होता था और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण होता था। यानी संधि में दो पदों के वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में क्या होता है, दो पदों का ही मेल हो जाता है। समास में दो पदों का योग होता है। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। दो यानी दो या दो से अधिक, कम से कम दो होंगे। समास बनने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम दो या दो से अधिक पद होना चाहिए। दो या दो से अधिक पदों की मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। अब कह रहा है कि सामासिक पद के योग से निर्मित शब्द में कारक चिन्ह का अभाव होता है। यानी कारक चिन्ह क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं या हट जाते हैं या इनकी कमी होती है। जैसे अगर हम देखें अनुरूप की अगर हम बात करते हैं, अगर यही हम सामासिक पद देखते हैं, जैसे ये क्या है, ये सामासिक पद है, और लेकिन ये क्या है, समास विग्रह है। ये क्या है, समास विग्रह। अब ऐसा नहीं, इसको नहीं कहेंगे संधि विच्छेद है, ये अनु प्लस रूप जोड़ दिया तो अनुरूप हो गया, ऐसा नहीं है। अनु प्लस रूप क्या है, ये अनुरूप का समास विग्रह है। और जिसका अगर हम सामासिक विग्रह करेंगे, सामासिक विग्रह तो ये हो गया अनु प्लस रूप यानी अनुरूप। और अगर इसका अर्थ देखेंगे तो क्या होगा, रूप के योग्य। क्या हो जाता है, रूप के योग्य को ही अनुरूप कहते हैं। यानी किसी रूप के योग्य अगर कोई चीज है तो वो अनुरूप कहलाएगी। समास में सामान्यतः दो पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं, सामान्यतः दो पद होते हैं, पूर्व पद
और दूसरा उत्तर पद। पहला जो पद होता है, जैसे अगर अनुरूप में हम देखते हैं, ये पहला अनु क्या है, ये पूर्व पद है। पूर्व का मतलब ही होता है पहला। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहला, पूर्व से यानी पहले से। तो पहला जो होता है ये पूर्व पद होता है, और जो दूसरा पद होता है इसे क्या कहते हैं, उत्तर पद, या इसी को बाद का पद कहते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं तो समास की अगर बात करें तो सम प्लस आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त आशय या कथन, यानी किसी भी शब्द को अगर हम संक्षेप में अगर बोलते हैं तो वो समास के रूप में बोला जाएगा। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, संक्षिप्त या संक्षेप। और समास में क्या होता है, समास में दो पदों का मेल होगा, दो पदों का मेल होगा। ये विशेष रूप से ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछेगा कि समास में किसका योग होता है, दो पदों के मेल होता है, दो पदों के वर्णों का मेल होता है। तो क्या होगा, दो पदों का मेल होता है। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को ही समास कहते हैं। ये इसकी परिभाषा एक प्रकार से हो गई कि समास की परिभाषा क्या हो जाएगी, दो या दो से अधिक पदों की मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। और सामासिक पद के योग से जो निर्मित शब्द होगा, यानी देखिए जैसे अगर सामासिक पद के योग से निर्मित जो शब्द होगा, इसमें ये क्या है, के, ये कारक चिन्ह है, या इसी को विभक्ति कहते हैं, तो इसका इसमें लोप हो जाता है। यानी जब हम सामासिक पद बनाते हैं तो क्या होता है कि कारक चिन्ह या विभक्ति का लोप हो जाता है। शब्दों का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं तो वही शब्द क्या होता है, पद कहलाता है। जैसे पूजा आम खाती है तो पूजा और आम क्या हो जाएंगे, पद हो जाएंगे। समास में सामान्यतः दो पद होंगे, समास में सामान्यतः दो पद होते हैं, पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद। आइए अब इसके आगे हम लोग समास को देखते हैं। समास के अंतर्गत हम समस्त पद और सामासिक पद को भी देखते हैं। समास के अंतर्गत समस्त पद और सामासिक पद किसे कहेंगे, समस्त पद या सामासिक पद उसे कहते हैं, यानी समास के नियमों से, समास के नियमों से जो शब्द बनता है उसी को समस्त पद या सामासिक पद कह देते हैं। समास के नियम से जो भी शब्द बनता है उसी को समस्त पद या सामासिक पद कह देते हैं। और जबकि समास विग्रह जो होता है, यह समस्त पद, जो समस्त पद या सामासिक पद होता है, इनके सभी पदों को अलग अलग किए जाने की जो प्रक्रिया हो उसी को समास विग्रह या व्यास कहते हैं। यानी समास का अगर हम विपरीत पूछेंगे तो समास का विपरीत क्या होता है, समास का विपरीत व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समास का विपरीत समास विग्रह या व्यास हो जाएगा। जैसे अगर देखते हैं समस्त पद, अगर देखते हैं समस्त पद, तो समस्त पद में अगर हम देखते हैं प्रयोगशाला, क्या है ये, प्रयोगशाला। हमने बताया कि समस्त पद में क्या होता है, समस्त पद में कारक चिन्ह या विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे प्रयोगशाला, अब इसमें कारक चिन्ह क्या है, के लिए, क्या है, के लिए। जैसे प्रयोगशाला का अगर समास विग्रह करेंगे तो प्रयोग के लिए शाला, जब हम इसको समस्त पद में जोड़ेंगे या समास बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रयोगशाला हो जाएगा। यानी प्रयोग के लिए जो शाला होती है, शाला का मतलब क्या होता है, शाला का अर्थ होता है घर, शाला का अर्थ होता है घर। शोकग्रस्त, शोकग्रस्त में जो होता है, शोकग्रस्त, ये सामासिक समस्त पद है या सामासिक पद है। और अगर हम इसका विग्रह करते हैं, समास विग्रह, तो शोक से ग्रस्त, यानी कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, से। इसी तरह से नीलकमल, नीलकमल का अर्थ होता है नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, यानी इसे नीलकमल। नीलकमल क्या है, समस्त पद है और समास विग्रह में नीला है जो कमल। चौराहा की अगर बात करेंगे तो चार राहों का जो समूह होता है, यानी चार राहों का जो समूह होता है उसी को क्या कहते हैं, चौराहा। तिराहा को तीन राहों का समूह, तिराहा को क्या कहेंगे, तीन राहों का समूह, जबकि चौराहा को चार राहों का समूह कहेंगे। अब चलिए समास के प्रकार को देखते हैं, समास कितने प्रकार का होता है। समास के अगर प्रकार की हम बात करते हैं तो समास जो है सामान्य रूप से अगर देखेंगे तो 6 प्रकार का होता है, सामान्य रूप से 6 प्रकार का होता है। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये 4 ही प्रकार का होता है। प्रधानता के आधार पर भी अगर कहा जाए या मुख्य रूप से, तो ये चार प्रकार का होगा, मुख्य रूप से 4 प्रकार का। और जबकि अगर सामान्य रूप से पूछेगा, यानी पूछेगा कि सिर्फ अगर ऐसे प्रश्न पूछे कि समास के प्रकार, समास कितने प्रकार का होता है, और अगर उसमें मुख्य रूप से नहीं दिया है तब आप 6 लगाएंगे। लेकिन अगर वो पूछ लिया कि समास मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तब 4 ही प्रकार लगाएंगे। अगर समास सामान्य रूप से देता है तो 6 प्रकार का, कौन कौन, अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुव्रीहि समास, छठा बहुव्रीहि समास। ये सामान्य रूप से 6 प्रकार। लेकिन अगर मुख्य रूप से कहेगा इसमें कर्मधारय और द्विगु जो होते हैं, कर्मधारय समास
और द्विगु ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे 4 ही हो जाता है। कौन कौन आ जाएगा? अव्ययी भाव समास पहला, दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद हो जाते हैं, इसमें द्विगु हो जाता है और कर्मधारय हो जाता है। तीसरा द्वंद्व हो जाता है और चौथा बहुव्रीहि समास होता है। तो अगर हम इसमें प्रधानता की बात करें, अव्ययी भाव समास में अव्ययी भाव समास का जो शब्द बनेगा उसमें क्या होता है? पूर्व पद, यानी पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। पूर्व पद क्या होता है? पूर्व पद अव्ययी भाव समास में प्रधान होता है। जबकि तत्पुरुष में, द्विगु में और कर्मधारय में, तत्पुरुष के ये 2 भेद हैं। जब मुख्य रूप से देखते हैं तो तत्पुरुष के ये दो भेद हो जाता है, द्विगु और कर्मधारय। तो तत्पुरुष में, द्विगु में और कर्मधारय में, ये तीनों में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद का जो पद होता है वही पद प्रधान होता है तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय में। और जबकि द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसमें कि दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसके दोनों पदों में से कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता है। इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान कर, इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है, कोई तीसरा, किसमें? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। जबकि द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होंगे। कर्मधारय, तत्पुरुष, यानी तत्पुरुष के ही 2 भेद हो जाते हैं मुख्य रूप से। अगर हम देखते हैं तत्पुरुष के तो कौन? द्विगु और कर्मधारय। द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि पूर्व पद किसमें होगा? अव्ययी भाव समास में। आइए अब हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास क्या पहचान है, कर्मधारय की क्या है, तत्पुरुष की क्या है और द्विगु की क्या है। अगर हम पहला अव्ययी भाव समास को देखते हैं, अव्ययी भाव समास कैसे कहेंगे? यानी जिस समास का पहला पद, यानी पहला पद का मतलब पूर्व पद, हमने बताया ना, जैसे अनुरूप होता है तो अनु पहला पद है और रूप दूसरा पद है, उत्तर पद है। तो जिस समास का पहला पद, कौन सा पद भैया? पहला पद, यानी पूर्व पद अव्यय हो। क्या हो? पहली इसकी विशेषता अव्यय, मतलब जो खर्च न हो, अव्यय। व्यय माने खर्च और अ माने नहीं। तो जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, क्या हो? प्रधान हो। यानी अव्ययी भाव समास की यही विशेषता है, इसका पूर्व पद ही प्रधान होता है, पहला पद ही प्रधान हो जाता है, इसी के आधार पर वो शब्द बनता है। जिस समास का पहला पद या पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है तथा प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद उपसर्ग तो होता है, इसका पहला पद उपसर्ग तो होता है, लेकिन विशेषण नहीं होता। विशेषण क्या होता है? विशेषण नहीं होगा। यानी अव्ययी भाव समास की ये विशेषता है कि इसका पहला पद अव्यय होगा, प्रधान होगा। इसका पहला पद उपसर्ग तो हो सकता है लेकिन विशेषण नहीं हो सकता है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान की अगर हम देखेंगे, बात करते हैं, तो इसके पहले पद में क्या लगा रहेगा? जैसे अनु लगा रहेगा, अनु उपसर्ग, आ उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, या यथा, भर, भर आदि। जैसे अगर हम अनु की देखते हैं तो अनुरूप हो गया, हाँ, और प्रति को देखते हैं तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष में प्रति प्लस अच्छ से मिलकर बनता है, यानी अगर ये बन गया, पूर्व पद ये है प्रति और उत्तर पद क्या है? अच्छ हो गया, और ये समासिक पद हो गया। जबकि ये क्या है? दोनों अगर देखेंगे तो ये समास विग्रह है। यथाशक्ति को देखेंगे तो शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ये के क्या है? के जो है कारक चिन्ह या विभक्ति है, इसका लोप हो जाता है। समास में क्या होता है? लोप हो जाता है। यथाशक्ति, तो यहां पर देखिए यथा आ गया, यहाँ पर प्रति आ गया। अगर उपसर्ग से कहते हैं, यानी अगर उपसर्ग से जो बनते हैं या अव्यय से जब बनते हैं, तो जैसे बे उपसर्ग लगा देंगे तो बेरहम, बे उपसर्ग या बे अव्यय से दर्द में अगर बे लगा देंगे तो बेदर्द, शर्म में बे लगा देंगे तो बेशरम, हया में लगा देंगे तो बेहया। और अगर प्रति की बात करते हैं तो प्रतिदिन, जैसे प्रति उपसर्ग है, प्रतिशत हो जाएगा, शत में प्रति लग गया। प्रत्यंग यानी अंग में प्रति लग जाएगा तो प्रत्यंग। प्रत्येक में एक में जब प्रति लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रति लग जाएगा। प्रति में जब ईक लग जाएगा तो ईक के पहले प्रति लग जाएगा तो प्रत्येक। अनुरूप में वही चीज, तो यानी अनुप्रति, भा, अनुप्रति, भर, हर, आप्रति, यथा, ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास की पहचान है। और 2 महत्वपूर्ण और चीजें हैं, अगर आप इनको समझ लेते हैं तो यकीन मानिए कि अव्ययी भाव समास से अगर प्रश्न पूछता है, इससे बाहर जाएगा ही नहीं। ये मेरा पूरा मतलब 100% गारंटी है कि अव्ययी भाव समास में इससे बाहर नहीं जाएगा, अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लेंगे। जहां पर
जहां पर अव्यय की यदि पुनरावृत्ति हो रही है, जहां पर अव्यय की यदि अव्यय मतलब होता है जो खर्च न हो, यानी ऐसे शब्द जिसको और न तोड़ा जा सके। जैसे अगर हम प्रति की बात करते हैं तो प्रति को तोड़ेंगे तो क्या होगा, प्रति को तोड़ेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो यानी वही चीज करा, अव्यय की यदि पुनरावृत्ति हो तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है, जहां पर जैसे कभी कभी, यानी अव्यय की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। ये क्या है, अव्यय है। कभी को अगर हम तोड़ेंगे तो क और भी अलग अलग हो जाएगा, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो अव्यय यानी कभी जो शब्द है, अगर इसको और तोड़ देंगे तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा और ये निरर्थक हो जाएगा। इसलिए अव्यय है, यानी इसको और नहीं तोड़ा जा सकता। अर्थ प्रदान करने के लिए ये सही है। कभी कभी यानी कभी कभी में अगर पूछता है कौन सा समास है तो अव्ययी भाव समास। बार बार में अगर पूछता है तो बार बार में भी अव्ययी भाव समास। हाथों हाथ में, रात रात, धीरे धीरे, यानी यदि अव्यय की पुनरावृत्ति हो रही है तो उसमें कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। एक और महत्वपूर्ण नियम है, नदियों के कुछ ऐसे नाम, किसके, नदियों के कुछ ऐसे नाम जो संस्कृत में हैं, वे भी अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। जैसे द्वियमुनम, कौन सा, द्वियमुनम, त्रियमुनम, पंचगंगम, पंचनद। ये प्रश्न पूछा गया है, ये लगभग आरो में पूछा जाता है, ये ज्यादातर ये यहां से उठाता है। क्यों, क्योंकि जब ये देखेंगे, द्वि देखेंगे, त्रि देखेंगे तो लोग क्या लगा देते हैं, द्विगु समास लगा देते हैं, लेकिन वो द्विगु समास होता नहीं है। क्यों, क्योंकि नदियों के कुछ ऐसे नाम हैं जो कि संस्कृत से लिए गए हैं और इनको अव्ययी भाव समास के अंतर्गत रखा जाता है। द्वियमुनम, त्रियमुनम, पंचगंगम या पंचनद। तो ये आपका अव्ययी भाव समास था। अव्ययी भाव समास अब यहीं पे समाप्त होता है। अब आइए चलते हैं दूसरा समास देखते हैं। अव्ययी भाव समास से संबंधित ये महत्वपूर्ण इतने ही तथ्य थे। तो चलिए अब हम तत्पुरुष समास को देखते हैं। किसको देखते हैं, तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास कहता है कि जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद, यानी बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें दोनों पदों के बीच की जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, लुप्त हो जाता है। कारक चिन्ह या विभक्ति जो होती है लुप्त हो जाती है। यानी तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद का पद प्रधान होगा और बीच में जो कारक चिन्ह या विभक्ति होगी वो लुप्त हो जाएगी। यही इसकी पहचान है। तत्पुरुष समास की क्या पहचान है कि बीच में कारक चिन्ह या विभक्ति का लोप हो जाना और उत्तर पद का इसके प्रधान होना। अगर हम देखते हैं जैसे देखते हैं राजा का कुमार का मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम समस्त पद या समास में अगर देखेंगे ये राजकुमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजकुमार। यहाँ पर देखिए का विभक्ति क्या हो गया, लोप हो गया। का विभक्ति इसमें है नहीं है, गायब हो गई। तो राजा का कुमार यानी राजकुमार। तो इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास। रचना को करने वाला, रचनाकार, यानी रचनाकार को क्या कहते हैं, रचनाकार को कहते हैं रचना को करने वाला। तो यहाँ पर क्या विभक्ति कौन सी गई, को यहां से गई, को विभक्ति यहां से गई। यानी तत्पुरुष समास के अगर हम भेद को देखते हैं, तत्पुरुष समास को विभक्तियों के आधार पर या कारक चिन्ह के आधार पर बांटा गया है। तो इसके 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, 6 भेद। और ये विभक्तियों के नाम के अनुसार हैं। विभक्ति जो है 8 विभक्तियां हैं हमारी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी एवं अष्टमी। कर्ता से चालू होती है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काकी के और अपादान से संबंध काकी के, अधिकरण में पर के नीचे और संबोधन, ये 8 विभक्ति हैं। तो इन्हीं विभक्तियों के आधार पर हमारे तत्पुरुष समास का भेद किया गया है, जिसमें से कर्ता विभक्ति और लास्ट की यानी प्रथमा विभक्ति जो कर्ता है और लास्ट अंतिम की जो है संबोधन, इन विभक्तियों को छोड़कर द्वितीय से लेकर यानी दूसरी से लेकर 7वीं विभक्ति तक, यानी 6 विभक्तियां ऐसी हैं जो कि तत्पुरुष समास में आती हैं, कर्म से लेकर अधिकरण तक। द्वितीय कौन सी होगी, द्वितीय विभक्ति होगी कर्म। द्वितीय विभक्ति कौन होगी, कर्म। प्रथमा कौन होती है, कर्ता होती है। द्वितीय कर्म होती है। तृतीय आपका करण हो जाती है। चौथा संप्रदान हो जाता है। 5वां अपादान, 6ठा संबंध, 7वां अधिकरण और 8वीं जो विभक्ति होती है वो संबोधन होती है। तो प्रथमा एवं 8वीं विभक्ति जो होती है शामिल नहीं होती है, और जबकि द्वितीय से लेकर 7वीं विभक्ति यानी कर्म से लेकर अधिकरण तक विभक्तियां इसमें तत्पुरुष समास में शामिल होती हैं। कर्म तत्पुरुष की अगर हम उदाहरण की बात देखें तो कर्म तत्पुरुष में यानी कर्ता ने, इसका चिन्ह क्या होगा, ने होगा।
कर्ता ने, दूसरा कर्म में को, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से, अपादान जहां होता है वहां पे अलगाव की बात होती है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते जब गिरते हैं तो पत्ते कहां से अलग हो रहे हैं ना, पेड़ से पत्ते अलग हो जा रहे हैं, जहां पे अलगाव की बात होगी। जैसे वह मुंबई से गांव आया, तो मुंबई से गांव आया, मुंबई से गांव आया तो अलग हुआ, मुंबई से अलग होके यहाँ पे आ गया गांव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान। लेकिन अगर कहे कि वह मुंबई से ट्रेन के द्वारा आया, तब यहाँ पे अपादान कारक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साधन का प्रयोग कर रहा है, वो ट्रेन के द्वारा या सड़क के द्वारा या बस के द्वारा आता है या ट्रक के द्वारा आता है, तो वहां पर अलगाव नहीं होगा। जैसे वो कहे कि वह सड़क से मुंबई गया, वह सड़क से बस के द्वारा मुंबई गया, तो यहाँ पे यानी जिसका साधन का जो प्रयोग करेगा, साधन का जब प्रयोग करते हैं तो वहां पर कर्ण तत्पुरुष हो जाता है। वहां पर कौन सा तत्पुरुष हो जाता है, कर्ण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष की अगर हम बात करते हैं तो को विभक्ति का लोप हो जाता है इसमें। जैसे गगनचुंबी, गगनचुंबी को का मतलब क्या होता है, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, तो इसमें को विभक्ति नहीं है, को का लोप हो गया, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, यानी को विभक्ति इसमें से निकल गई, तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष। यश प्राप्त, यश प्राप्त का मतलब यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, यहां से भी को विभक्ति निकल गई, तो यश को प्राप्त ये किसमें चला जाएगा, कर्म तत्पुरुष में। अगर वो बहुत डीप में जाएगा तो ये ऑप्शन देगा, नहीं तो ऐसे सामान्यतः इसी में से किसी को ले लेगा और पूछेगा कौन सा समास है, तो वो तत्पुरुष समास विशेष कर डाल देगा। और अगर डीप में जाएगा तो फिर पूछेगा कि जैसे मान लीजिए यही दे दिया मदांध, अब मदांध में पूछेगा कि मदांध किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो ये कर्ण तत्पुरुष का है। क्यों? मदांध का मतलब होता है मद से अंधा, मद से अंधा, यहाँ पर से विभक्ति जो है इसका लोप हो रहा है। भयाकुल में क्या होगा, भय से आकुल, डर के मारे जो आकुल हो जाते हैं उसे भयाकुल कहते हैं, तो भयाकुल में से विभक्ति लोप हो गई। मदांध में मद से अंधा, तो ये यहाँ पर भी से हो गया। पद दलित, पद से दलित, पद से हटाया हुआ यानी पद से दलित, तो ये क्या हो गया, पद दलित, कर्ण तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष के अगर उदाहरण की बात करते हैं, यहाँ पर के लिए जो विभक्ति होगी ये विलुप्त हो जाएगी, के लिए। जैसे स्नान घर, स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर, कौन सा तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये कौन सा हो जाएगा भैया, संप्रदान तत्पुरुष। अगर अपादान की बात करते हैं तो अपादान में से विभक्ति का लोप होता है, और यहां से क्या आता है, अलगाव का भाव होता नहीं, अलग हो जाते हैं, वे जुड़े नहीं रहते हैं, वो क्या होते हैं, एकदम अलग हो जाते हैं। जैसे अगर धनहीन की बात करें, धनहीन यानी धन से हीन है, धन उसके पास धन नहीं है, धन से हीन। ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त को क्या कहेंगे, ऋण मुक्त, और यहाँ पर से विभक्ति का लोप हो रहा है। गुणहीन में गुण से हीन, यानी उसके पास गुण नहीं है, गुण नहीं है, तो गुण से हीन, गुण से हीन को गुणहीन कहेंगे, और यहाँ पर अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। पांचवा जो होता है संबंध तत्पुरुष, यहाँ पर का, की, के, ये सब विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। जैसे राजपुत्र, यहाँ पर हमने देखा राजा का कुमार को राजकुमार, यहाँ पे का विभक्ति लुप्त हो गया, यानी ये संबंध तत्पुरुष था। यहाँ पे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, तो यहाँ पर का विभक्ति। देश रक्षा, देश रक्षा तो यानी देश की रक्षा, देश रक्षा क्या होता है, देशभक्ति में, देशभक्ति में तो आपका जाएगा ये संप्रदान तत्पुरुष यानी देश के लिए भक्ति, जबकि देश रक्षा में देश की रक्षा, और ये संबंध तत्पुरुष होगा। फिर एक लास्ट और आएगा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा, में या पर, में या पर विभक्ति होती है, और ये इसमें इसका लोप हो जाता है। जैसे शोक मग्न, जैसे क्या हो जाएगा, शोक मग्न, तो शोक में मग्न, शोक में मग्न, तो यहां से अधिकरण तत्पुरुष निकल गया। धर्मवीर, धर्म में जो वीर हो यानी धार्मिक कार्यों में जो वीर हो उसे धर्मवीर कहते हैं, और ये क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष। और आप बीती, आप बीती मतलब अपने ऊपर जो बीती है उसी को आप बीती कहते हैं, और ये अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ये कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। ये यहाँ पर तत्पुरुष समास जो होता है समाप्त होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट समास की बात करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये हमारा वीडियो समझ में कहीं ना आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसे और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, बशर्ते आप इसे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और समझते हुए चलेंगे तो ये आपको जरूर समझ में आएगा। हमारी बातों को अगर आप
ध्यान से सुनेंगे, अपने कानों तक अच्छे से जाने देंगे मेरी आवाज को, तो विश्वास मानिए, ध्यान से इसको जैसे मैंने बताया अगर आप उसे देखेंगे सुनेंगे तो जरूर ही आपको फायदा होगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।